बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको पता है कि हमने गेस और हाउ टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन इन द पेपर्स के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की थी। हम आपको बताते थे कि किस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 4 नंबर लेने के लिए किस तरह लिखा जा सकता है। तो आज उसी स्कीम का नेक्स्ट चैप्टर, 7th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का जो है फर्स्ट ईयर का 7th चैप्टर वो आपके सामने बयान करते हैं कि किस तरह से आपको करना है। तो बेटे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका पहला जो पेज है जिसमें स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको स्विप कर दिया गया है। तो स्टेट सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। तो बेटे ये 4 टर्मिनोलॉजीज जो है, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, और इसमें एक चौथी टर्म जो हाईलाइट नहीं की गई वो बाउंड्री है। बेटा ये चारों की चारों टर्म्स एक बेहतरीन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर मुझे याद पड़ता है कि कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी इसने चारों चीज़ें पूछ ली थी, लेकिन बेटे इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। आपने इसको एग्जांपल के साथ देना है। पहला क्वेश्चन हो सकता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में डिफरेंस, या स्टेट फंक्शन इटसेल्फ अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपका अहम शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद आगे चले तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले बेटे हमारे पास एक बहुत किस्म की अहम चीज़ आती है जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो बेटे इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत अहम है। इंटरनल एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है, उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका एक पेज नंबर 199 के ऊपर ये है कि वर्क जो है वो आपका एक स्टेट फंक्शन नहीं हो सकता। तो इसकी वो रीज़न पूछ सकता है कि वर्क क्यों स्टेट फंक्शन नहीं होगा। बेटे उसके अलावा बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। तो बेटे ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी। इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जब आपने स्टेट करवाना है तो बेटे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। बेटे स्टेटमेंट को बाद एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है। उसके बाद बेटे एक डायग्राम्स बनी हुई हैं 2 सिलेंडर्स की, तो आपको वो 2 सिलेंडर की डायग्राम है पेज नंबर 199 के ऊपर, तो वो डायग्राम्स बनानी है आपको। बेटा डायग्राम के बाद बेटा इसकी मैथमेटिक एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए। मैथमेटिक एक्सप्रेशन के लास्ट में पहुंचकर जब मैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू कर लें, आप डेल्टा इज इक्वल टू क्यू कर लें, तो अब इसका मतलब क्या है ये भी यहां पे एक्सप्लेन करना है। बेटे अगर आप ये वाली चीजें इसमें 4 हाइडिंग्स कंप्लीट करेंगे तो आपका एग्जामिनर आपको 4 नंबर देगा। इसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बेटा आप याद रखें कि स्टेटमेंट आ सकती है, स्टेटमेंट के साथ आपको ये रिलेशन बताना पड़ेगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बेटा उसके बाद एंथैल्पी, एंथैल्पी इज अ गुड लॉन्ग क्वेश्चन, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एंथैल्पी आपका एक इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंगली। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको जो चीज़ें यहाँ पे कैरी करनी है वो एंथैल्पी की स्टेटमेंट, एंथैल्पी की एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के बाद उसका मैथमेटिक डेरिवेशन। 3 चीज़ें आप कर देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अनफ है। बेटे इसके बाद अगर हम बात करें एंथैल्पी की कुछ डेफिनेशंस है। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, कंफर्म है, लेकिन ये बात भी कंफर्म है इन 4, 5 जो 6 डेफिनेशन इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे हम मूव करें तो ग्लास क्लोरीमीटर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ग्लास क्लोरीमीटर इटसेल्फ इंतहाई अहम क्वेश्चन, और बॉर्न हाइबर साइकिल बम क्लोरीमीटर और ग्लास क्लोरीमीटर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनको लिखना किस तरह से है, मुझे पता है हर बच्चे को आपको 7वां क्वेश्चन चैप्टर आता है, लेकिन सवाल ये है कि आपको ये सवाल लिखना किस तरह से है, बड़ा अहम है। ग्लास क्लोरीमीटर और बम क्लोरीमीटर हमें आने के बावजूद भी हम 4 नंबर ना ले सके तो ये बड़ी तकलीफ दे काम है। मसला ये है कि हमारी बुक में कोई हाइडिंग्स नहीं है, कोई हाईलाइटर्स नहीं है, और हम इसको ऐसे ही लिखाते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। बेटे आपको जब भी आपने ग्लास क्लोरीमीटर या बम क्लोरीमीटर में से दोनों ही शुरू करने तो तरीकाकार क्या है बेटे, सबसे पहले इनके एम क्लियर करें। हम क्या करने जा रहे हैं, ग्लास क्लोरीमीटर में एंथैल्पी फाइंड करने जा रहे हैं, बम क्लोरीमीटर में कंबशन फाइंड करने जा रहे हैं। एम बताएं सबसे पहले इनके, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट्स तो नहीं होंगी, एम होंगे, मकासिद होंगे। इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इंस्ट्रूमेंट के मकासिद होते हैं, एम होते हैं। बेटे इसकी उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखें कि कंस्ट्रक्शन क्या है। बेटे उसके बाद आप इसके वर्किंग लिखें। अगर अब आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर तो सेल्फ राइट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख सकते हैं खुद।
अगर नहीं लिख सकते, आपको बुक याद करने की आदत है, तो कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग, इसको एक हाइडिंग बना दें। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सी डायाग्राम बनाएं और ये लेबल्ड डायाग्राम हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है लास्ट पे वो लिखें। एक्सप्रेशन क्या आता है? वो Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है, इन तीनों एक्सप्रेशन की चीजों को एक्सप्लेन कर दें कि यहां पे आपका M क्या है, यहां पे S क्या है, डेल्टा टी का क्या मतलब है। ये तीनों चीजों को बता दें कि क्या है, MS है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, या ये टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो बेटा ये जो चीजें हैं इनको आप एक्सप्रेशन के बाद बता दें, तो बेटा ये आपका एक क्या हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। यही काम आपके जो आपका है बम कैलोरीमीटर, उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास हैसिस लॉ और बॉर्न हाइपर साइकिल आता है। मेरा ख्याल है हर टीचर ने बताया होगा हैसिस लॉ बहुत अहम है, बहुत अहम है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम गलती क्या करते हैं, जहां से हैसिस लॉ शुरू हुआ है हमने वैसे ही याद किया है और एक्सप्लेनेशन से हैसिस लॉ शुरू कर दिया। याद रखो, कोई लॉ उस वक्त तक आप लिख ही नहीं सकते, मैं हैसिस लॉ की बात कर रहा हूं, कोई लॉ आप उस वक्त तक लिख ही नहीं सकते अच्छे तरीके के साथ जब तक कि आप उसकी स्टेटमेंट पहले ना बता दें। तो सबसे पहले हैसिस लॉ की स्टेटमेंट। अब ये पहले पेज पे नहीं है बच्चे, बेटा ये दूसरे पेज पे है, पेज नंबर 207 के ऊपर स्टेटमेंट है। 207 के ब्लू रंग की हाईलाइट की गई है, पहली 1 2 तीसरी लाइन छोड़ दें तो तीसरी लाइन के मिड से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। बेटा ये इसकी स्टेटमेंट है। बेटे उसके बाद आपने जब स्टेटमेंट दे दी तो आपने ये बताना है विच टाइप फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस तरह के रिएक्शंस के लिए है। यहां पे आप लिखेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है, सर्वाइवल स्टेप रिएक्शंस क्या होता है, फिर इसमें आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे, ये साथ इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। समझ आ गई बात? ये सारी चीजें आप इसकी फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं, आपके पेज नंबर 206 के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सप्रेशन है, पहले वो नहीं लिखो, बल्कि पेज नंबर 207 के ऊपर जो जर्नल है, क्योंकि हमेशा हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव नहीं करते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी हमें कोई चीज समझानी है तो पहले हम जर्नल चीज समझाते हैं, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो आपकी बुक में यहां पे पहले जर्नल स्पेसिफिक है, फिर क्या है, जर्नल है। ऐसा ना करें, आप पहले उसे जर्नल बताएं। जर्नल कौन सा? जो पेज नंबर 207 के ऊपर उसने लिखा है ना, ए से डी और ए से यहां से बी और बी से सी और सी से डी, ये जर्नल है, इसको पहले डिस्कस करें और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल को बाद में डिस्कस करें, और लास्ट में इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन लिख दें। ये आपका हैसिस लॉ हो जाएगा। बेटे उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें बॉर्न हाइपर साइकिल की, तो बेटे उसके लिए भी आपको यही सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी कि सबसे पहले स्टेटमेंट, ये किसकी एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ रहे हैं, रीजन, फिर वो एक ग्राफ टेबल बना हुआ आपकी बुक में, बहुत अहम है बेटे, उस टेबल में ही सारा लॉ उसके अंदर है, बॉर्न हाइपर साइकिल उस टेबल के अंदर ही है, वो टेबल बहुत अहम है, फिर उसकी कैलकुलेशन और लास्ट में एक्सप्रेशन। इसके साथ ही बॉर्न हाइपर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटे इसके बाद अगर हम बात करें हमने 8वें चैप्टर की, तो इसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में डिफरेंस आ सकता है, कोई इतना अहम नहीं है। लॉ ऑफ मास सेक्शन मेरा नहीं ख्याल पेपर में आए, उसके बाद यूनिट पेपर में नहीं आएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द जनरल रिएक्शंस मेरा नहीं ख्याल पेपर के अंदर आए। बेटा उससे आगे चलें तो एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट ये शायद आ जाए, लेकिन कोई इतना अहम नहीं है, 10th में पढ़ लिया था, यहाँ पे आने की उम्मीद नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन लेक्चर प्रिंसिपल है, अगर बेटे इससे न्यूमेरिकल ना आया, जो हम बता चुके हैं कि इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और जब इससे अगर न्यूमेरिकल ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो थ्योरी नहीं आती, अगर थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल आए फिर तो ठीक है, लेकिन बोर्ड ने अगर लास्ट में जाकर कोई स्कीम बदल ली तो और बात है, नहीं तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तो लेक्चर प्रिंसिपल इसमें अहम लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। इसका हाइडिंग्स बुक पे बनी है, आपको वैसे ही से लिखना है। जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है लेक्चर प्रिंसिपल में, बेटा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। समझ लगी बात कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर लेक्चर प्रिंसिपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेक्चर प्रिंसिपल से हम आगे की बात करें तो बेटे उसके बाद आपका आता है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हाइबर प्रोसेस। तो बेटा यहाँ पे ये अब मैं आपको पहला सवाल बता रहा हूं जो सबसे अहम शॉर्ट क्वेश्चन है 8वें चैप्टर का, हाउ वी
obtain the maximum अमोनिया, हम सबसे से ज़्यादा अमोनिया किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके अमोनिया से अगले वाला जो टॉपिक है हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके लिए भी यही शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी गेट द मैक्सिमम सल्फर ऑक्साइड, तो इसकी ये भी अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, बेटे लॉन्ग के लिए तो शायद ये नहीं आए, क्योंकि इसमें से लॉन्ग इस दफा मेरा ख्याल है आएगा ही नहीं। इसके जो लास्ट एक्सप्रेशन आते हैं के सी और के बी के दरमियान में रिलेशन, वो आपके लिए अहम, जो लास्ट में लिखा के सी कब बड़ी होगी, कब छोटी होगी, कब ऐसे स्ट्रांग होगा, ये आपको एमसीक्यूज टाइप में पूछा जा सकता है। लॉन्ग या शॉर्ट आने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, इसमें से भी कोई मुझे उम्मीद नहीं है कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए। सिर्फ के एक बड़ा कब होगा, बड़ा होगा तो एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा, 3 के बराबर होगा तो क्या होगा, ये आ सकता है। उसके बाद कांस्टेंट इक्विलिब्रियम ऑफ बेस, ये भी पेपर का क्वेश्चन नहीं है, नहीं आएगा। हाँ, अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, पुत्र मजे की बात है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पहले बताया, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो रिलेशन ऑफ पी के ए विद पी के बी, पी के ए का रिलेशन किसके साथ, विद पी के बी। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी 8वें चैप्टर का, अहम तरीन चैप्टर सवाल है, वो आ सकता है। लोरी ब्रांस्टेड में कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस में फर्क आ सकता है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, कॉमन आइन इफेक्ट, ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, चूंकि लॉन्ग आना नहीं है तो ये शॉर्ट आ सकता है, इसकी कोई एग्जांपल आ सकती है, अहम क्वेश्चन है ये। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद बफर सॉल्यूशन है, बेटे इटसेल्फ पूरा याद करो, कोई गैस नहीं। बफर देखो क्या होता है, बहुत अहम क्वेश्चन आ सकता है। हाउ बफर ऑफ बफर फॉर्म आ सकता है, हाउ बफर एक्ट आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ बफर यानी हेंडरसन इक्वेशन आ सकती है। और ये चारों टॉपिक जो अहम तरीन है, हमने अपने लेक्चर के ऊपर ही इनको एक्सप्लेन